हेलो दोस्तों, मैं जिज्ञासा साहू हमारे यूट्यूब चैनल कैसे एकांकेर में आपका स्वागत करती हूँ। पिछले पार्ट में हमने गणपूर्ति संबंधित पंचायती राज में गणपूर्ति संबंधित सारे अनुच्छेद को डिटेल क्लियर किया था एवं पंचायत के जो शक्तियाँ हैं वह उनके जो कार्य हैं वो भी हमने पढ़ा था। इस पार्ट में हम देखेंगे संविधान का अनुच्छेद 243 बी व अनुच्छेद 243 सी। अब इसमें देखेंगे हम, देखिए जैसे अनुच्छेद 243 बी, इसमें पंचायतों का गठन संबंधित व्यवस्था रखी गई है एवं अनुच्छेद 243 सी में पंचायतों की संरचना संबंधित प्रावधान रखे गए हैं। अब यदि देखें तो ये अधिनियम कौन सा है, तो यह अधिनियम कौन से अधिनियम के तहत यह लिया गया है, तो छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के तहत ये सभी पंचायतों का गठन एवं पंचायतों की संरचना को डिस्क्राइब किया गया है। और इसमें यदि देखें यह कौन से अध्याय में है, तो अध्याय 3 पंचायतों की स्थापना, धारा 8 से लेकर 41 तक, और धारा 8 में है पंचायतों का गठन। तो अब हम देखते हैं कि पंचायतों का गठन कैसे होता है। तो सबसे पहले तो पंचायत को त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत रखा गया है। यह बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर रखा गया था। तो इसके लिए आप लेक्चर 1 और 2 देख सकते हैं, जिसमें आपको सब चीज़ें समझ में आ जाएगी कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से। तो हम देखेंगे कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में वर्तमान में छत्तीसगढ़ में क्या क्या लागू है। तो सबसे बड़ा होता है जिला पंचायत, उसके अंदर होता है जनपद पंचायत और उसके अंदर होता है ग्राम पंचायत। अब इन तीनों से अलग है ग्राम सभा, जो हम पहले देख चुके हैं। अब हम देखेंगे जिला पंचायत। जिला पंचायत में जो प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है, तो होते हैं जिला पंचायत सीईओ, हिंदी में बोलते हैं उसको मुख्य कार्यपालन अधिकारी। जनपद पंचायत में जनपद सीईओ होते हैं, जो होते हैं जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी। ग्राम पंचायत में जो शासन के अधिकारी होते हैं वह होते हैं ग्राम पंचायत के सचिव। तो अब इनके जो पदाधिकारी होंगे वह कौन कौन होंगे, तो जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत के पदाधिकारी अध्यक्ष, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य, सदस्य। ठीक। और जो ग्राम पंचायत में पदाधिकारी होंगे वो होंगे सरपंच, उप सरपंच एवं पंच। तो हमने अभी जनपद पंचायत के बस नॉर्मल कॉन्सेप्ट देखे हैं कि इसके प्रशासनिक अधिकारी कौन होते हैं और इनके पदाधिकारी कौन होते हैं। अब आगे और डिटेल करेंगे। अब हम देखेंगे पंचायत संबंधित प्रमुख प्रावधान, अधिसूचना, गठन, कहाँ पर जनसंख्या, कितनी की जनसंख्या में जनपद पंचायत होगा, जिला पंचायत होगा, तो सबको हम कंपैरिजन करके पढ़ेंगे। इससे क्या होगा कि आप लोगों का बेस तीनों को लेके क्लियर रहेगा और कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो आइए शुरू करते हैं आगे। तो है सबसे पहले तो प्रमुख बिंदु। अब पिछले पार्ट में हमने देखा था कि पहले हमने जिला लिया था, फिर जनपद, फिर ग्राम लिया था, लेकिन हम निम्न स्तर से शुरू करेंगे फिर उच्च स्तर में जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे ग्राम पंचायत है, फिर जनपद पंचायत है, फिर जिला पंचायत है। तो सबसे पहले हम प्रमुख बिंदु के अंतर्गत देखेंगे प्रावधान। तो ग्राम पंचायत संबंधित जो प्रावधान है वो छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के तहत धारा 13 में है, और जनपद पंचायत संबंधित जो प्रावधान है वह इसी अधिनियम के तहत धारा 22 के तहत है, और जिला पंचायत में धारा 29 के तहत है, इसका प्रावधान है। अब आगे देखेंगे अधिसूचना। तो ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत संबंधित सभी अधिसूचना राज्यपाल द्वारा संचालित किया जाएगा या राज्यपाल द्वारा घोषित किया जाएगा। ठीक। उसके बाद देखेंगे हम गठन। तो प्रत्येक ग्राम पंचायत निर्वाचित पंच एवं सरपंचों से मिलकर बनेगा। ठीक है। तो ग्राम पंचायत कैसे बनेगा, तो भाई प्रत्येक ग्राम पंचायत के निर्वाचित पंचों एवं सरपंचों से मिलकर ग्राम पंचायत बनेगा। वैसे ही प्रत्येक विकास खंड में एक जनपद पंचायत होगा, और वैसे ही प्रत्येक जिला में एक जिला पंचायत होगा। अब हम देखेंगे कि यह कहाँ पर सेलेक्ट होगा, मतलब कहाँ पे ग्राम पंचायत होगी, कहाँ पर जनपद होगी, कहाँ पे जिला होगी। तो ग्राम में एक ग्राम पंचायत में एक से अधिक ग्राम हो सकते हैं, क्योंकि जिस गांव की जनसंख्या 1000 से कम हो वह आश्रित ग्राम होगा। मतलब ये मिला के कि यदि कोई ग्राम है और उसकी जनसंख्या 1000 से अधिक है
तो उस कंडीशन में वह ग्राम पंचायत होगा, एक ग्राम पंचायत होगा। लेकिन मान लो कि यदि बाजू वाले गांव में अगर जनसंख्या उसकी 500 है तो उसको दूसरे वाले ग्राम पंचायत के साथ जोड़कर 1000 जनसंख्या का किया जाएगा, जिसको बोला जाता है आश्रित ग्राम। जहाँ पर जनसंख्या 1000 से कम होती है उसे दूसरे गांव में या ग्राम पंचायत में जोड़ा जाता है, उसे आश्रित ग्राम कहा जाता है। तो ग्राम में एक ग्राम पंचायत में एक ग्राम हो सकती है जहाँ पे एक ग्राम पंचायत होगी। अच्छा, एक चीज और कि एक ग्राम पंचायत में एक से अधिक ग्राम सभा भी हो सकती है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि एक या एक से अधिक ग्राम को मिलाकर एक ग्राम पंचायत बनाया जाता है। अब देखेंगे हम जनपद पंचायत। इसके निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण राज्य सरकार के प्राधिकार से कलेक्टर द्वारा किया जाएगा। अब ये तो पहले से अभी तक डिसाइडेड है, प्रत्येक विकास खंड में एक जनपद पंचायत है, तो ये पहले से डिसाइडेड है। अब वैसे ही निर्वाचन क्षेत्र में क्या होगा, इसके निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण राज्य सरकार के प्राधिकार से कलेक्टर द्वारा किया जाएगा। ये भी आप जानते हो कि जिला निर्माण होता है, जिला निर्माण के बाद वहाँ पे जिला मुख्यालय बनता है। तो यदि वहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र है तो वो तो होता ही है, तो ग्रामीण क्षेत्र के लिए आपका जिला पंचायत होता है। अब हम देखेंगे जनसंख्या। तो प्रत्येक 1000 की जनसंख्या वाले ग्राम में एक ग्राम पंचायत का गठन होगा। ध्यान रखिएगा, प्रत्येक 1000 की जनसंख्या में एक ग्राम पंचायत होगा। किसी गांव में 1000 से अधिक जनसंख्या होने पर एक से अधिक ग्राम पंचायत नहीं बनेगी, बल्कि एक से अधिक ग्राम सभा बनाई जाएगी, चाहे वहां जनसंख्या जितनी भी हो। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देख रहे हैं हम जनपद पंचायत। तो जनपद पंचायत है, जनपद पंचायत 50,000 की जनसंख्या पर गठित की जाती है। यदि इससे अधिक हो तो भी गठित की जा सकती है। तो कुल मिला के 1000 मिनिमम, न्यूनतम 1000 की जनसंख्या में एक ग्राम पंचायत होती है। वैसे ही आपका न्यूनतम कम से कम 50,000 की जनसंख्या में एक ग्राम पंचायत होगी, उससे अधिक होगी तो भी चलेगा। प्रत्येक जनपद सदस्य को 5000 जनसंख्या का प्रतिनिधि माना गया है। तो कुल मिला के एक जो जनपद पंचायत सदस्य होगा वो 5000 की जनसंख्या में एक जनपद सदस्य होगा। अब देखते हैं हम जिला पंचायत में। जिला पंचायत में बोल रहा है कि प्रत्येक जिला पंचायत 5 लाख की जनसंख्या पर गठित की जाती है या इससे अधिक हो तो भी गठित की जा सकती है। प्रत्येक जिला पंचायत सदस्य को 50,000 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व माना गया है। तो कुल मिला के बोल रहा है कि जिला पंचायत एक जिले में कम से कम 5 लाख जनसंख्या होनी चाहिए, तब वहाँ पे एक जिला पंचायत का गठन होगा, और जिसमें एक जिला पंचायत सदस्य होगा वो लगभग 50,000 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करेगा। अब हम देखेंगे कि इनके सदस्य कितने होते हैं। तो ग्राम पंचायत में न्यूनतम 10 पंच या 10 सदस्य मिलके एक ग्राम पंचायत बनेगा। मतलब ये है कि मिनिमम न्यूनतम 10 पंचों का एक सरपंच होगा। वैसे ही अधिकतम है 20, मतलब है कि 20 ग्राम पंचायत की जनसंख्या 1000 से अधिक तो भी चलेगा। मतलब अधिकतम 20 होना चाहिए और न्यूनतम आपका 10 होना चाहिए। और वैसे ही आपका जनपद पंचायत की जनसंख्या तो बोल रहे हैं कि न्यूनतम संख्या 10 होगी, जिसमें एक जो जनपद पंचायत होगा वो आपका 50,000 की जनसंख्या में एक जनपद पंचायत होगा। तो मिनिमम होना चाहिए 10 और अधिकतम है आपका 25। तो अधिकतम जो संख्या है जनपद पंचायत की वह होगी 25। ठीक, उसके बाद देखेंगे हम जिला पंचायत। तो जिला पंचायत में न्यूनतम संख्या तो कम से कम 10 होगी और अधिकतम कम से कम होगी आपका 35। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। एक बार और रिपीट कर रही हूँ, ग्राम पंचायत में 10 न्यूनतम है ना, इसका भी 10 और इसका भी 10, तो तीनों में 10 कॉमन है संख्या। और आपका अधिकतम यहाँ पे 20 है ग्राम पंचायत में, जनपद पंचायत में 25 है और जिला पंचायत में 30 है। तो दोस्तों इस सब चीज़ों को अच्छे से ध्यान रखिएगा। कन्फ्यूजन इन्हीं चीज़ में होता है कि किसकी अधिकतम जनसंख्या रहेगी, अधिकतम संख्या रहेगी। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, हम सदस्य को ही आगे और देखेंगे। तो यहाँ पे है कि ग्राम पंचायत सदस्य
निर्वाचित पंचों को कहा जाता है। मतलब किसी भी सदस्य को, जैसे जनपद पंचायत सदस्य है तो जो निर्वाचित जनपद सदस्य है उन्हीं को ही सदस्य कहा जाता है। ठीक, तो निर्वाचित सदस्य, देखो सबसे पहले तो सदस्य कितने प्रकार के होते हैं, तो सदस्य मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, तीनों में 3 प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं निर्वाचित सदस्य, दूसरे होते हैं पदेन सदस्य, तीसरे होते हैं मनोनीत सदस्य। तीनों में सेम है, निर्वाचित, पदेन, मनोनीत, निर्वाचित, पदेन और मनोनीत। तो जो अब हम एक एक को डील करेंगे और प्रत्येक एक एक ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत में उसको डील करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे निर्वाचित सदस्य। निर्वाचित सदस्य कहाँ देखेंगे, तो सबसे पहले ग्राम पंचायत में। तो ग्राम पंचायत में जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो होते हैं पहले पंच, जिनका निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होता है। दूसरे होते हैं सरपंच, इनका निर्वाचन भी प्रत्यक्ष रूप से होता है। जबकि उप सरपंच होते हैं जिनका निर्वाचन, ये थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, उप सरपंच आएगा, ठीक, जिसका निर्वाचन भी इसका निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अब हम देखेंगे जनपद पंचायत में, तो जनपद पंचायत के जो सदस्य होंगे उनका प्रत्यक्ष निर्वाचन होगा और जो उनके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होंगे इन दोनों का चुनाव जो होगा वो अप्रत्यक्ष रूप से होगा। अब हम देखेंगे जिला पंचायत में। जिला पंचायत में भी सेम है, इनके सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होगा, लेकिन उनके जो अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष है उनका निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होगा। अब हम देखेंगे इनके पदेन सदस्य। तो ग्राम पंचायत में पदेन सदस्यों का कोई भी प्रावधान नहीं है। देखिए ध्यान दीजिएगा, सॉरी, ठीक है, कि ग्राम पंचायत में पदेन सदस्य का कोई भी प्रावधान नहीं है। विधायक, लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य इसके सदस्य नहीं होते। किसके सदस्य नहीं होते, तो ग्राम पंचायत के सदस्य नहीं होते। अब हम बात करेंगे जनपद पंचायत के पदेन सदस्य की। सबसे पहले तो देखते हैं कौन कौन होता है। तो सबसे पहले तो होते हैं विधायक, दूसरे होते हैं सांसद, ठीक, तीसरे होते हैं सरपंच, ठीक, ये 3 होते हैं, है ना। अब देखते हैं कि कैसे होते हैं। तो विधायक, राज्य विधानसभा का ऐसा सदस्य जिसका निर्वाचन क्षेत्र जनपद पंचायत के भीतर आता हो वह सदस्य होंगे। अब एग्जाम्पल के लिए ले लो, आपके क्षेत्र का जो भी विधायक है, यदि उसका क्षेत्र आपके ग्रामीण क्षेत्र में आता है तो अपने आप वह पदेन रूप से किसका सदस्य बन जाएगा, जनपद पंचायत का सदस्य बन जाएगा। उसके बाद बोल रहे हैं सांसद। सांसद बोले तो कौन कौन आएंगे, लोकसभा व राज्यसभा। यह जनपद पंचायत सदस्य इसके स्थायी समिति के पदेन सदस्य होते हैं। मतलब ये है कि जो लोकसभा राज्यसभा सांसद होते हैं वह स्थायी समिति के पदेन सदस्य होते हैं, लेकिन जनपद पंचायत के सदस्य नहीं होते। इस पॉइंट को नोट करके रखिएगा अच्छे से। उसके बाद बात करते हैं हम सरपंच की। तो देखो, एक जनपद पंचायत में बहुत सारे सरपंच होंगे। अब सारे सरपंचों को एक साथ तो नियुक्त नहीं किया जा सकता ना, एक साथ सदस्य नहीं बनाया जा सकता। तो यहाँ पे क्राइटेरिया रखा गया है कि कुल सरपंचों का 1/5वां हिस्सा या 20% हिस्सा प्रति वर्ष क्रमशः चयन किया जाएगा। मतलब नॉर्मली जो सदस्यों का कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है, ठीक। तो मान लो कि वहाँ पे कुल 50 सरपंच है एग्जाम्पल के लिए, तो हर साल 10 सरपंचों को नियुक्त किया जाएगा, ठीक। अब इस साल 10 सरपंचों को नियुक्त किया गया तो सेम जो सरपंच है वो अगले साल नियुक्त नहीं होंगे, तो अगले 10 होंगे, उसके बाद 10 होंगे, तो ऐसे करके पूरे 100% सदस्य जो सरपंच है उस क्षेत्र के, वह सभी जनपद पंचायत के सदस्य के रूप में नियुक्त हो जाएंगे। अब इनका देखेंगे। अच्छा, इन जो सरपंच जो होंगे उनका कार्यकाल होता है, ये 2 वर्ष का नहीं होता, 1 वर्ष का होता है, ध्यान रखिएगा। ये सरपंचों का कार्यकाल कितना होता है, 1 वर्ष का। पद, पुनः सदस्यता नहीं दी जाती, इन सरपंचों को वापस से सदस्यता नहीं मिलेगी। और पदस्थ, अच्छा कैसे निकालेंगे, बात होती है ना कि उनको कैसे निकाला जाएगा, मतलब कैसे उनको नियुक्त करेंगे। तो इसके लिए लॉटरी सिस्टम निकालते हैं, लॉट सिस्टम बोलते हैं। मतलब ये है कि उस जनपद पंचायत के अंतर्गत 50 अगर सरपंच हैं तो 50 सरपंचों का नाम का चीट एक बॉल में डाला जाएगा और उसमें 10 चीट निकाला जाएगा। तो 10 चीट में जो जिसका नाम होगा वह उस साल तक, 1 वर्ष तक, उस दिन से 1 वर्ष तक के जनपद पंचायत के सदस्य रहेंगे, ठीक। अब हम देखेंगे जिला पंचायत के लिए क्या क्या है,
ठीक, तो जिला पंचायत में कौन कौन पदेन सदस्य रहेंगे? तो सबसे पहले होंगे आपके विधायक। ठीक, उसके बाद विधायक में कौन रहेंगे? सेम क्राइटेरिया, उस जिला पंचायत के अंतर्गत जो भी विधानसभा क्षेत्र आते हैं वहां के विधायक ऑटोमेटिकली पदेन सदस्य बन जाएंगे जिला पंचायत के। सेम क्राइटेरिया है। अब बात होती है लोकसभा की, तो सेम क्राइटेरिया लोकसभा की होगी। जैसे आपके क्षेत्र के जो भी सांसद होंगे वो ऑटोमेटिकली, है ना, ऑटोमेटिकली उस जिला पंचायत के सदस्य बन जाएंगे। बस शर्त है कि उनका जो क्षेत्र है वो पूर्णतः या अंशतः ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत आना चाहिए। और तीसरा क्राइटेरिया है आपका राज्यसभा सदस्य। तो राज्यसभा सदस्य पदेन रूप से सदस्य जिला पंचायत के कब बनेंगे? तो उसका सिर्फ एक क्राइटेरिया है कि उनका नाम उस ग्रामीण क्षेत्र की निर्वाचन नामावली में होना चाहिए। मतलब ये है कि यदि आप खुद राज्यसभा सदस्य होते हैं और आपका नाम जिस ग्रामीण क्षेत्र की निर्वाचन नामावली में है तो आप वहाँ के जिला पंचायत के सदस्य बन जाते हैं। लेकिन यदि आपका नाम किसी शहरी क्षेत्र में है तो आप जिला पंचायत के सदस्य नहीं बनेंगे। इस चीज को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं नोट पॉइंट। जनपद पंचायत में बोल रहे हैं कि वह सरपंच सदस्य जनपद पंचायत के किसी भी स्थायी समिति के सदस्य नहीं हो सकते। मतलब बोल रहा है कि जो मेंबर बना है, जो सदस्य बना है, वह किसी भी, मतलब कोई भी सरपंच है वह किसी भी समिति के सदस्य नहीं हो सकते। एक महिला सरपंच जनपद पंचायत की बैठक में भाग लेने के लिए अपने पति को नामित नहीं कर सकती। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। जैसे आप देखते हो कि सरपंच ना जाके उनके वो अपने हस्बैंड को भेज देती है, तो ये चीज़ वो नहीं कर सकती। ठीक, अब जिला पंचायत, हाँ, इसका जनपद का विशेष पॉइंट है, राज्य विधानसभा का ऐसा सदस्य जिनका निर्वाचन क्षेत्र पूर्णतः नगरीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है वह जनपद पंचायत का सदस्य योग्य बनने नहीं है। मैं आपको बताई थी कि यदि उनका क्षेत्र पूर्णतः नगरीय क्षेत्र में आता, मतलब उनके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत या उनके विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत एक भी ग्रामीण क्षेत्र नहीं आता, तो वह सदस्य बनने के, मतलब जनपद पंचायत के सदस्य बनने के योग्य नहीं रहेंगे। ठीक, जनपद अध्यक्ष, जिले के सभी जनपद पंचायतों के अध्यक्ष जिला पंचायत के पदेन सदस्य होंगे। इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। पदेन सदस्य के रूप में जो चौथा पॉइंट आ रहा है जिला पंचायत में, वो होंगे जनपद अध्यक्ष। तो एक जिला पंचायत में जितने भी जनपद पंचायत के अध्यक्ष होंगे वह अपने आप पदेन रूप से जिला पंचायत के सदस्य बन जाएंगे। ठीक, अब यहाँ पे नोट पॉइंट है, वह जनपद अध्यक्ष जिला पंचायत के किसी भी स्थायी समिति के सदस्य नहीं होंगे। तो जो जनपद अध्यक्ष होंगे, हम समिति के बारे में और डिटेल पढ़ेंगे, यहाँ पे बस नॉर्मली हम एक्सप्लेन कर दिए साथ साथ में कि वह जनपद अध्यक्ष जो होंगे वो जिला पंचायत की किसी भी स्थायी समिति के सदस्य नहीं होंगे। ठीक, अब हम देखेंगे मनोनयन। ठीक, अब इनका मनोनयन, मतलब कुछ सदस्यों का मनोनयन होता है तो वो कैसे होता है और कहाँ होता है। तो सबसे पहले तो मनोनयन का जो आधार है वो क्या है? तो जिस ग्राम पंचायत में निर्वाचन पश्चात निःशक्त व्यक्ति का प्रतिनिधित्व ना हो। तो ध्यान रखिएगा, मनोनयन के लिए क्या है कि एक बार चुनाव हुआ, ठीक, चुनाव के बाद देखा जाएगा कि जो भी व्यक्ति है ना, जो भी व्यक्ति, उसमें एक भी व्यक्ति अगर निःशक्त नहीं होता तो उस कंडीशन में राज्य शासन अथवा विहित प्राधिकारी द्वारा सदस्य एक निःशक्त व्यक्ति को उस ग्राम पंचायत के शेष, मतलब जिस दिन भी वो नियुक्त हो रहा है, मनोनीत हो रहा है, उस दिन से शेष कार्यकाल की अवधि के लिए उसे एज अ ग्राम पंचायत का सदस्य नियुक्त, मनोनीत किया जाएगा, जिनका जो कार्यकाल है वो 2 वर्ष से कम नहीं होगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा। वैसे ही आपका मनोनयन है, इसका आधार है आपका जिस जनपद पंचायत में निर्वाचन पश्चात निःशक्त व्यक्ति का प्रतिनिधि ना हो। तो ध्यान रखिए कि यहाँ पे भी सेम है कि जनपद पंचायत के सदस्यों का निर्वाचन के बाद देखेंगे लिस्ट, यदि उसमें कोई भी निःशक्त व्यक्ति नहीं है तो उस कंडीशन में राज्य शासन अथवा विहित प्राधिकारी द्वारा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कितना था, एक निःशक्त व्यक्ति है, तो यहाँ पे कितना, 2 निःशक्त व्यक्ति को, जिसमें एक महिला और एक पुरुष होंगे, उनको
एज अ जनपद पंचायत सदस्य के रूप में मनोनीत किया जाएगा, जो जिनका कार्यकाल 1 वर्ष से कम नहीं होगा, और यदि उनका कार्यकाल लास्ट 6 मंथ के पहले हो रहा है, जितना बचा हुआ कार्यकाल है उनके लिए होगा। अब यहाँ पे देखेंगे जिला पंचायत में, तो जिला पंचायत का आधार सेम है जैसा जनपद पंचायत में, एज इट इज आपको दिख जाएगा जिला पंचायत में। जिस जनपद पंचायत में निर्वाचन पश्चात निःशक्त व्यक्ति का प्रतिनिधि न हो द्वारा राज्य शासन अथवा विहित प्राधिकारी द्वारा सदस्य संख्या 2 रहेंगी, एक महिला और एक पुरुष। कार्यकाल उस जनपद पंचायत के शेष कार्यकाल की अवधि के लिए होगा, जो 1 वर्ष से कम नहीं होगा। ठीक, तो इस प्रकार हमारा पंचायत संबंधित जो गठन एवं संरचना था वो उसका डिस्क्रिप्शन मैं आपको दे दी। ठीक, ये हमारा लेक्चर 7 है। अब हम लेक्चर 8 में एक एक का डील करेंगे। जैसे हम देखेंगे कि जो सरपंच होते हैं उनकी नियुक्ति कैसी होती है, पंचों की नियुक्ति कैसे होती है, तो ये सारी चीज़ों में हम डिटेल देखेंगे। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल केसी कांकेर के साथ। धन्यवाद। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर कीजिए।